कोरोना की तीसरी लहर 24 घंटों में 2,869 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 8,67,426 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 38,616 टेस्ट किए गए। ईद जुमेरात को होगी या जुम्मा को, आज शाम पता चलेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रवायत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। सऊदी अरब में चांद ना नजर आया। ईद उल फितर जुमेरात 13 मई को होगी। अरब अमारात, अमेरिका, मलेशिया, रूस और दीगर कई मुल्कों में भी ईद 13 मई को होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अरकान असम्बली को ईद पर सियासी सरगर्मियों से गुरेज की हदायत। कहते हैं अरकान अवाम की सेहत के पेश नज़र ईद के महाफिल और मुलाकातें तर्क करके घरों में रहें। हुकूमत के बाद नैब की भी शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने की कोशिशें। नाम ECL में डालने के लिए नैब का वज़ारत दाखिला को खत। शेख रशीद ने कहा, आज मैं और वज़ीर कानून मीटिंग में शरीक होंगे। मुशावरत के बाद मामला काबीना को भिजवाएंगे। उधर नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी फैसला। हदेबिया केस पर इमरान खान की आंखों में धूल झोंकी जा रही। छोटी ईद से कबल मुर्गी की कीमतों में बड़ा इजाफा। कराची, इस्लामाबाद में ब्रायलर गोश्त 480 रुपए किलो तक फरोख्त। कोयटा में 430, लाहौर और फैसलाबाद में 422, मुल्तान में 420 रुपए किलो निरख। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 291 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क भर में फल और सब्जी की कीमतें भी बेलगाम। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुकरमा में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के मुस्तक़बिल में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तुर्की और सऊदी अरब का ताउन अमन और खुशहाली का बाइस बनेगा। और कौमी क्रिकेट टीम ज़िम्बाब्वे से रवाना, सुबह 6 बजे वतन वापस पहुंचेगी। खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान ख़ुसूसी तैयारी के जरिए मुल्क वापस आ रहे हैं। रवानगी से कबल मेज़बानी पर खिलाड़ियों ने होटल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, तोहफ़े दिए और तस्वीर बनवाई। और जो टीम इंग्लैंड जाएगी मुमकिन तौर पर वही वर्ल्ड कप खेलेगी। हेड कोच मिसबाह हक कहते हैं, मिडल ऑर्डर में कुछ मसाइल हैं। बाबर आजम की कप्तानी अच्छी जा रही है। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बॉलरों और बल्लेबाजों ने अच्छा खेल पेश किया। टेस्ट सीरीज में भी खास तौर पर कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। मेरी तरह फाद आलम को भी जगह ना होने पर देर से मौका मिला। एक तो रोजगार का, दूसरा अमन अमान का और तीसरा तालीम के ऊपर थोड़ा सा ना जी जी। तो रोजगार का सर, इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था। तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी। वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैब ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स पर आने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये है कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है,
اب وہ جو ایران کا پیٹرول ہے وہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہمیں 180 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے بغیر آتا ہے، اور وہی پیٹرول کے اوپر اگر ہم ڈیوٹی لگا دیں تو اس سے ہمیں 180 ارب روپیہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرول آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں سب کو کئی بارڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرول نہیں دے سکتا، لیکن بلوچستان کے باہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرول آنا، کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ لیکن جو بارڈر مارکیٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بارڈر مارکیٹس کے اوپر ہم اب وہیں ان کو روزگار دیں گے۔ جی وزیر اعظم صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیے الیکشن میں، پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں، ہمیں صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے، مہنگائی کا برا حال ہے، ہمارا گھر نہیں چل رہا، خدا را کچھ کیجیے۔ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو 57% جو بھی پاکستان ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 57% سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے، اور اب صوبوں کے پیچھے 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے۔ اب مثلا گندم ہے، اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس، لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیز کریں گے، اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ صوبوں کے پاس چلا گیا۔ اب پنجاب کے اندر جو جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں 400 روپے کا فرق تھا۔ اب 400 روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں، کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے، باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور ناردرن ایریاز میں ان کے پاس ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے۔